अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 126 से 130। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 126 गहन शक्ति का आकलन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 126 गहन शक्ति आकलन। युनचे जिस समूह से संबंधित था उसकी जांच करने वाला एक गरिमा में रंग रूप वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन के सामने खड़ा हुआ, भीड़ पर एक नजर डाली और गंभीर स्वर में बोला, परीक्षा का पहला चरण प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का मूल्यांकन है। मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। महल में प्रवेश करने की न्यूनतम सीमा है 15 वर्ष की आयु में नेसेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 1, 16 वर्ष की आयु में नेसेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 3, 17 वर्ष की आयु में नेसेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 5 और 18 वर्ष की आयु में नेसेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 6। उन लोगों के लिए जो 15 या 18 से कम उम्र के हैं, साथ ही जिनकी गहन शक्ति न्यूनतम मानक से कम है, कृपया अपनी मर्जी से बाहर निकलें। यह मत सोचो कि गहन मूल्यांकन पत्थर कोई गलती करेगा। हर साल ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस इन शब्दों को कई बार दोहराता था, लेकिन बहुत से लोग फिर भी पहले दौर में असफल हो जाते थे, क्योंकि ऐसे बहुत से युवा गहन अभ्यासी थे जो त्याग नहीं करते थे और अनिच्छुक थे, जिनकी मानसिकता अस्थायी थी। वे बिना कुछ लिए नहीं आना चाहते थे या आशा करते थे कि गहन मूल्यांकन पत्थर खराब हो जाएगा। नतीजतन भले ही बेहद स्पष्ट और सख्त मानक वहां मौजूद थे, आधे से ज्यादा अभी भी पहले दौर से दूर हो जाएंगे। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति के बोलने के बाद वहां मौजूद एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला। उसने अपना हाथ घुमाया, प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन के किनारे चला गया और कहा, अब मूल्यांकन का पहला दौर शुरू होगा। यदि मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो आओ और अपना हाथ गहन मूल्यांकन पत्थर पर दबाओ। जैसे ही वह बोल रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने हाथ में मौजूद नामों की सूची उठाई और चिल्लाया, नंबर 1, हांची। ये शुरू हो रहा है। जी चाची, आप अभी 16 वर्ष के आयु वर्ग में हैं और आपकी वर्तमान गहन शक्ति मानक से पूरे 7 रैंक ऊपर है। जब आपकी बारी आएगी तो हर कोई निश्चित रूप से बहुत चौंक जाएगा। जिया युवानबा, जो युनचे के पीछे चल रहा था, ने कहा कि उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जब से किन वयू ने उसे प्रोफाउंड पैलेस के बाहरी महल में बसाया था, उसके दिल के अंदर का उत्साह कभी कम नहीं हुआ था और उसे अब भी लगता था कि वह अब भी सपना देख रहा है। जिसका नाम बताया गया था वह 16-17 वर्ष का युवक प्रतीत होता था। वह गहन मूल्यांकन पत्थर के सामने खड़ा हो गया और ध्यान से अपना हाथ सतह पर दबाया। उसके चेहरे पर घबराहट का भाव उभर आया। बहुत जल्दी गहन मूल्यांकन पत्थर कुछ देर के लिए चमका और सतह पर अलग अलग शब्दों की 3 पंक्तियां दिखाई दी। पहली पंक्ति, उम्र 17। दूसरी पंक्ति, गहन शक्ति, नवजात गहन क्षेत्र स्तर 4। तीसरी पंक्ति, अयोग्य। ये गहन मूल्यांकन पत्थर न केवल किसी की गहन शक्ति को माप सकता है, बल्कि यह उम्र का भी आकलन कर सकता है। जिस बात ने युनचे को भावनात्मक रूप से विलाप करने पर मजबूर कर दिया, वह ये थी कि नेसेंट प्रोफाउंड दायरे का एक 17 वर्षीय चौथा रैंकर निश्चित रूप से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्यों में उत्कृष्ट होगा। हालांकि इस ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में ये निम्नतम मानक तक भी नहीं पहुंच सका। इंपीरियल सिटी आखिरकार इंपीरियल सिटी थी। अयोग्य पद छोड़ो। प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन के परिणाम को देखते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने ठंडे और कठोर भाव के साथ बात की। हांची नाम के युवक की अभिव्यक्ति अचानक घबराहट भरी हो गई। उसने बुजुर्ग व्यक्ति को गहरा प्रणाम किया और लगभग विनती करते हुए कहा, वरिष्ठ, ये कनिष्ठ केवल एक स्तर नीचे है और भेदने से केवल मिलीमीटर की दूरी पर है। शायद मैं कल तक सफल हो जाऊंगा। मुझे आशा है कि सीनियर थोड़ा समायोजित कर सकते हैं और कृपया इस जूनियर को पास होने दें। ये जूनियर निश्चित रूप से बहुत आभारी होगा और किसी अन्य दिन निश्चित रूप से नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने बेरहमी से अपना हाथ घुमाया। उन्होंने इस प्रकार की स्थिति कई बार देखी थी और उनके रंग रूप में बदलाव का जरा भी संकेत नहीं था। आपको क्या लगता है कि ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस कहाँ है? वहाँ क्या आवास है? अभी पद छोड़ें। वरिष्ठ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। हांची पहले से ही लगभग रोने की हद तक परेशान था और उसने कटु स्वर में निवेदन किया, सीनियर, ये जूनियर चाहता है अपने सपनों में भी ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करें। इसके अलावा इस बार यहाँ आकर मैं अपने परिवार में सभी की अपेक्षाओं को भी लेकर जा रहा हूँ। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जब तक आप मुझे जाने देंगे, आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगा। मानक तक पहुँचे बिना भले ही आप जमीन पर मरने तक घुटने टेक दे, फिर भी कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको समायोजित कर सके। छुट्टी, आप इस वर्ष केवल 17 वर्ष के हैं और अगले वर्ष अभी भी एक आखिरी मौका है, इसलिए अपने आखिरी मौके को अच्छी तरह समझ लें। यदि आप मुझे परेशान करते रहे
तो मैं आपको ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने के आपके अंतिम योग्यता अवसर से वंचित कर दूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति के अंतिम वाक्य ने तुरंत हान ची का चेहरा पीला कर दिया। उसने एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया और उदास होकर चला गया। ऐसा कुछ पहले ही परीक्षार्थी के साथ हो चुका था। पहले इसके सभी प्रशिक्षक आदि थे और उन्हें यह अजीब नहीं लगा, लेकिन कई युवा गहन चिकित्सक जो परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके माथे से पसीना आने लगा। अगला, लियू चांग किंग, उम्र 16, नवजात गहन क्षेत्र स्तर 2, अयोग्य। अगला, उम्र 18, नवजात गहन क्षेत्र स्तर 5, अयोग्य। अगला, उम्र 15, नवजात गहन क्षेत्र स्तर 2, योग्य। एमेन, इतनी कम उम्र में बहुत अच्छा, आपने परीक्षा का पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया है। अगला, परीक्षा के दौरान औसतन 3 या 4 में से केवल एक ही उत्तीर्ण हो पाता था। पासिंग दर इतनी कम थी कि युनचे की जीभ चटकने लगी। उदाहरण के तौर पर पहली विफलता के साथ परीक्षा में असफल होने वाले सभी युवा गहन चिकित्सक अपना सिर झुकाकर चले गए और किसी ने भी भीख मांगने की हिम्मत नहीं की। जो युवा गहन अभ्यासी उत्तीर्ण हुए वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। कुछ लोग इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगे। ये युवा गहन अभ्यासकर्ता पूरे देश में विभिन्न स्थानों से आए थे। यह अज्ञात था कि कितने लोग अपने सबसे बड़े सपनों के साथ यहाँ आए थे या कितने अपने पूरे परिवार की आशाओं के साथ यहाँ आए थे। ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस शिष्य के रूप में पहचान के साथ, चाहे वे कहीं भी जाएं, उनकी उपस्थिति अत्यंत चमकदार होगी। उम्र 17, नवजात गहन क्षेत्र स्तर 9, योग्य। प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन पर दिखाई देने वाले नंबरों को देखकर भीड़ से विस्मयादिबोधक ध्वनि गूंज उठी। प्रशंसा और ईर्ष्या से भरी निगाहों की एक के बाद एक पंक्तियां उस युवा पर टिकी हुई थी जो प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन के सामने खड़ा था। यहाँ तक कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति पर परीक्षा की जिम्मेदारी थी, उसने भी सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। बहुत अच्छा, महल से स्नातक होने से पहले आपके लिए मध्य महल में प्रवेश करने की बहुत अधिक संभावना है। कड़ी मेहनत करो। 2 शब्द, मिडिल पैलेस, सुनकर लगभग सभी युवा गहन अभ्यासकर्ताओं के चेहरों पर अतुलनीय लालसा और चाहत की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। यदि कोई मध्य महल में प्रवेश करने में सक्षम था, तो उसे इस ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में भी अत्यधिक उच्च स्थान प्राप्त होगा। अन्य स्थानों की तो बात ही छोड़ दे, ये किसी के परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए काफी था। उस युवक ने प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन से अपना हाथ हटा लिया और उसके चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास की एक फीकी मुस्कान तैर गई। उन्होंने गर्व से उन युवा गहन चिकित्सकों को देखा जो पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे और साथ ही जो परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और कहा, ये नीच व्यक्ति ओयान है। मैं उन सभी से बहुत सारी सलाह प्राप्त करना चाहता हूँ जो अब से एक ही विंग के अधीन रहें। हालांकि इस समूह में नंबर 1 की सीट के संबंध में इस नीच व्यक्ति को यह निश्चित रूप से मिल रहा है। एओयान का आचरण बेहद गर्वपूर्ण था। हालांकि नेसेंट प्रोफाउंड रियलम के 9वें रैंकर के रूप में, जो केवल 17 वर्ष का था, उसे गर्व करने का पूरा अधिकार था। नीचे उनके बारे में कुछ चर्चा भी शुरू हो गई थी। तब सभी को अंततः पता चला कि यह एओयान पश्चिम में विशाल रेगिस्तानी शहर से आया था। वह जिस परिवार से था, वह विशाल रेगिस्तानी शहर में नंबर 1 की उपाधि के लिए पूरी तरह योग्य था और किसी भी स्थानीय संप्रदाय से अधिक मजबूत था। अगला, यूचे, बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। जी चाची, अब आपकी बारी है। यूचे का नाम सुनकर जिया युवानवा तुरंत उत्साहित हो गई। यूचे प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी दाहिनी हथेली को बढ़ाया और अपनी गहन ऊर्जा को थोड़ा उत्तेजित करते हुए प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन को दबाया। गहन मूल्यांकन पत्थर तुरंत एक प्रकाश प्रकट किया। उम्र 16, नवजात गहन क्षेत्र स्तर 10, योग्य। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने चिल्लाकर इस परिणाम के बारे में बताया, आसपास से तुरंत चिल्लाने की जोरदार आवाज आने लगी। पहले की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र आश्चर्य वाली निगाहों की रेखाएं यूचे के शरीर पर केंद्रित थीं। एओयान का पहले का परिणाम पहले से ही हर किसी को प्रसन्न करने और ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी जो युवा ठीक बाद आया, उसके पास एक गहरी ताकत थी जो वास्तव में एओयान से एक रैंक अधिक थी, और उनका अंतर उससे भी अधिक था। उसकी उम्र वास्तव में एओयान से 1 वर्ष कम थी। यदि यूचे भी 17 वर्ष की आयु तक पहुंच गया होता, तो इस एओयान पर उसका लाभ निश्चित रूप से केवल एक साधारण स्तर नहीं होता। एओयान के चेहरे पर अभिव्यक्ति, जो किनारे पर खड़े होकर खुद से बेहद प्रसन्न थी, तुरंत स्तब्ध हो गई। उसकी दोनों आंखें प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन के परिणाम को दृढ़ता से देखती रहीं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुरंत ही उनका चेहरा धीरे धीरे गर्म होने लगा। अभी एक क्षण पहले उन्होंने अहंकार पूर्वक घोषणा की थी कि इस समूह की नंबर 1 सीट निश्चित रूप से उनकी होगी, लेकिन ठीक बाद कोई व्यक्ति जो उससे भी छोटा था, तुरंत उससे आगे निकल गया। पहले उसने जो शब्द बोले,
वह ऐसे थे मानो उसने अपने ही मुंह पर तमाचा मारा हो। हाँ, मात्र 16 वर्ष की आयु में सच्चे गहन क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर होना बहुत अच्छा। बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर अनुमोदन की हार्दिक मुस्कान दिखाई दी। आज मुझे जितने भी परीक्षार्थी मिले हैं, उनमें आप सबसे उत्कृष्ट हैं। यदि आप अपनी योग्यता बरकरार रख सकते हैं, शायद केवल 2 साल के समय के साथ आप मध्य महल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। कड़ी मेहनत करो। युनचे ने सिर हिलाया और उस समूह में चला गया जो बेहद शांत भाव से गुजरा। फिर भी अनगिनत निगाहें अभी भी उसका पीछा कर रही थीं और आसपास से लगातार फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। ये व्यक्ति कौन है? वह भी निश्चित रूप से किसी महान परिवार का बेटा है ना? तुम्हें पूछने की जरूरत भी है क्या? बड़े संप्रदायों के लोग कभी भी प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश नहीं करेंगे, और उन बड़े संप्रदायों के अलावा केवल वही लोग होंगे जो इस तरह की सुपर प्रतिभा को सामने ला सकते हैं। वे अत्यंत प्रचुर विरासत और संसाधनों वाले महान परिवार होंगे। इस प्रशिक्षक ने कहा कि यह उसके लिए केवल 2 वर्षों में मध्य महल में प्रवेश करना संभव है। ये ईमानदारी से मरने की इच्छा की हद तक ईर्ष्या योग्य है। ये बड़े भाई, आप सचमुच बहुत अद्भुत हैं। आप केवल 16 वर्ष के हैं, फिर भी आप पहले ही लगभग सच्चे गहन क्षेत्र में पहुंच चुके थे। मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई का नाम क्या है? युनचे के समूह में खड़े होने के तुरंत बाद 15 वर्षीय युवक, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला पहला व्यक्ति था, पहले ही पास आ गया था और प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। जब बुजुर्ग व्यक्ति ने पहले युनचे का नाम चिल्लाया था, तो उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना था। युनचे को याद आया कि इस 15 वर्षीय युवक का नाम युन जियाओफान था, जिसका उपनाम युन जैसा ही था। उनकी दृष्टि भी अत्यंत पवित्र थी और वे अत्यंत सरल प्रतीत होते थे। वह मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम युनचे है। जैसा कि मुझे याद है, आपका नाम युन जियाओफान है, ठीक है? सही। ये देखकर कि युनचे को वास्तव में अपना नाम याद आ गया था, युन जियाओफान का चेहरा उत्साह से भर गया और उसने सुखद आश्चर्य के स्वर में कहा, आह, आपका उपनाम भी युन है। कितना संयोग है, ये भाग्य है। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस युन जियाओफान के प्रति उसका प्रभाव बहुत अच्छा था। हे, उसने मूल रूप से सोचा था कि इस तरह के भयावह परिणाम वाला कोई व्यक्ति एक अहंकारी और अलग थलग व्यक्ति होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मिलनसार होगा। युन जियाओफान का दिल अंदर से भी बहुत गर्म था। उसकी घबराहट काफी हद तक कम हो गई थी और उसकी निगाहों में श्रद्धा थोड़ी और बढ़ गई थी। बड़े भाई यू, आप कहाँ से हैं? चूंकि आप इतने अविश्वसनीय हैं, आप निश्चित रूप से किसी अत्यंत महान परिवार के बेटे हैं, है ना? युनचे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं किसी महान परिवार का बेटा नहीं हूँ और सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। ओह ठीक है, मैं फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से आया हूँ। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी। युन जियाओफान ठिठक गए और फिर कुछ देर तक बहुत सोचा, फिर शर्मिंदा भाव प्रकट किया। मैं अभी भी युवा हूँ और मेरे पास बहुत कम अनुभव है। ऐसा लगता है कि मैंने पहले इस शहर का नाम भी नहीं सुना है। हम्फ, यह उत्तर में महज एक छोटा सा शहर है जो एक कस्बे से ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ऐसे कुछ भी नहीं है जो इस तरह के बारे में जानते हों। वह स्थान जहाँ पक्षी भी शौच न करते हों, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, वे तो असंख्य हैं। उनकी तरफ से एक संख्या आवाज आई। एओयान ने तिरछी नजर से युनचे को देखा। युनचे को ये कहते हुए सुनने के बाद कि वह किसी महान परिवार का बेटा नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति था, और यहाँ तक कि ब्लू विंड एम्पायर के तथाकथित सबसे छोटे शहर से आया था, उसके दिल में तुरंत तिरस्कार पैदा हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, युनचे, यह मत सोचो कि तुम महान हो क्योंकि तुम्हारी गहन शक्ति का स्तर मुझसे अधिक है। गहन शक्ति युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। केवल मजबूत गहन कलाओं और गहन कौशल वाले गहन अभ्यासी ही सच्चे गहन अभ्यासी कहलाने के योग्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आप जैसे गहन अभ्यासी के लिए, जो एक छोटी सी जगह से आता है, इसे समझना असंभव है। यद्यपि आपकी गहन शक्ति मुझसे एक दर्जा अधिक है, लेकिन एक दर्जा तो क्या, भले ही ये 3 रैंक ऊपर हो, फिर भी आपके लिए मेरा मैच बनना असंभव होगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 127 फैंग यू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 127 फैंग यू। एओयान के उकसावे और अवमानना का सामना करते हुए युनचे ने अपनी निगाहें हटाने से पहले केवल एक बार उसकी ओर उदासीनता से देखा। उसने पहले उस पर थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन अब उसने सीधे तौर पर उसकी अत्यधिक उपेक्षा कर दी। प्रतिक्रिया देना तो दूर, उसने दोबारा उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना ढीठ, अहंकारी और अहंकारी था, जिसका IQ थोड़ा भी कम हो सकता है, युनचे ने जो मूल्यांकन दिया वह केवल एक शब्द था, कचरा। वह उसका मित्र बनने के लिए अयोग्य था और उसका शत्रु बनने के लिए और भी अधिक अयोग्य था। उन्होंने माना कि उनकी अच्छी गहरी ताकत भी,
उनके परिवार के संसाधनों का उपयोग करके जबरदस्ती ढेर कर दी गई थी। ये देखकर कि यू चे ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, एओ यान ने सोचा कि वह स्पष्ट रूप से इतना डरा हुआ था कि उत्तर देने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसने व्यंग्य के साथ अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। इतनी दूर तक जाने के लिए यू जियाओफेन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह नाराजगी में बुदबुदाया, वह स्पष्ट रूप से बिग ब्रदर यू से कमतर है, फिर भी वास्तव में इस तरह के शब्द बोले। कितनी भयानक बेशर्मी है, क्या कहा आपने? भले ही यू जियाओफान ने जानबूझकर अपनी आवाज कम कर ली, लेकिन एओ यान जिस स्थान पर खड़ा था वह सब कुछ सुनने के लिए काफी करीब था। उसकी आंखें तिरछी हो गईं और उसकी निगाहें दुर्भावना से भर गईं। मेरे लिए इसे दोहराओ। मैं युन जियाओफान का शरीर अनजाने में सिकुड़ गया क्योंकि उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया था। वह एओ यान की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था और वह स्वयं एक साधारण परिवार से आया था। वह एक युवा जो अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ अकेले आया था, अपने पूरे परिवार की आशाओं के बोझ तले दबे हुए, संभवतः ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक महान प्रभाव वाले व्यक्ति के साथ दुश्मन बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? फिर आखिरकार ये ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का परीक्षा मैदान था। एओ यान ने भी यहाँ खुलकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने ठंडी खर्राटे के साथ अपना सिर घुमा लिया। लेकिन उसकी आंखों में झलकने वाले व्यंग्य ने साबित कर दिया कि उसने पहले से ही अपने दिल में ये शिकायत अंकित कर ली थी। तभी यू जियाओफान ने आखिरकार राहत की गुप्त सांस ली, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति असहज होने लगी थी। यू चे ने यू जियाओफान की कुछ हद तक सादे पोशाक पर नजर डाली और कहा, जियाओफान, क्या आप इस एओ यान से डरते हैं? मैं यू जियाओफान एक सेकंड के लिए झिझके, लेकिन फिर भी अंत में सिर हिलाया। मैं कोई डरावनी बिल्ली नहीं हूँ, लेकिन ये सुनकर कि वह पश्चिमी एनोमस में प्रभावशाली एओतियान परिवार की पंक्ति में दूसरा उत्तराधिकारी है डेजर्ट सिटी, और तथ्य यह है कि उसकी गहन शक्ति मेरी तुलना में बहुत अधिक श्रेष्ठ है। अगर मैं उसे नाराज कर दूं तो शायद मैं अब ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में नहीं रह पाऊंगा। ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम होना मेरा और मेरे परिवार का सबसे बड़ा सपना है। मैं इस तरह की संभावना नहीं होने देना चाहता। आसान बने रहे। युन चे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एक महान परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान वास्तव में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जगह ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस है। उसकी पहचान यहाँ एक पैसे के लायक भी नहीं है, और वह अपनी गहन शक्ति का उपयोग करके अधिक से अधिक आप पर थोड़ा अत्याचार कर सकता है। यदि आप धमकाया जाना नहीं चाहते हैं, तो आपको और भी कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह एओ यान संयोग से खेती के लिए आपकी प्रेरणाओं में से एक बन सकता है। इसके अलावा यह एओ यान अभी केवल सुर्खियों में ही रह सकता है, भविष्य में उसका असफल होना तय है। बस कुछ ही वर्षों में आपको सक्षम हो जाना चाहिए, उससे आगे निकल जाओ, इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। युन चे के शब्दों से युन जियाओफान को अपने दिल में बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उसके प्रति उसकी श्रद्धा के अतिरिक्त अब उसमें कृतज्ञता का भाव भी विद्यमान था। उसकी अभिव्यक्ति सहज हो गई और उसने जोर से सिर हिलाया। बड़े भाई यू, आप सही कह रहे हैं। मैं उससे नहीं डरूंगा। मैंने तय कर लिया है। इस ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में मेरा पहला लक्ष्य इस एओ यान से आगे निकलना है। हे। एक और लंबी अवधि के बाद यू चे के समूह की गहन ताकत का आकलन आखिरकार खत्म हो गया। परीक्षा देने वाले 120 युवा गहन चिकित्सकों में से अंत में केवल 29 ही उत्तीर्ण हुए। यह एक चौथाई से भी कम था। जिन युवा गहन अभ्यासकर्ताओं को हटा दिया गया था, उनके पास बहुत अच्छी गहन शक्ति और प्रतिभा थी, और वे एक अस्थायी मानसिकता लेकर यहाँ आए थे। लेकिन अंत में वे केवल ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के अत्यधिक उच्च मानकों के सामने दुखी होकर ही जा सके। इसके बाद जो आया वह परीक्षा का दूसरा चरण था, लड़ाकू ताकत का आकलन। बुजुर्ग व्यक्ति ने परीक्षा के पहले दौर में उत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या पर नजर डाली और भावहीन चेहरे के साथ बोला, आपको ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि इस पहले दौर की परीक्षा को परीक्षा भी नहीं माना जा सकता है। ये केवल उन लोगों को बाहर निकालने के लिए था जो स्पष्ट रूप से मानक तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी गड़बड़ी करना चाहते थे। दूसरे दौर का कॉम्बैट असेसमेंट असली परीक्षा है। गहन शक्ति का स्तर युद्ध शक्ति के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमें ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस को पूरे साम्राज्य में सबसे उत्कृष्ट गहन चिकित्सकों की आवश्यकता है। एक उत्कृष्ट गहन अभ्यासी के पास न केवल उच्च पद की गहन शक्ति होनी चाहिए, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी गहन शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने की उनकी क्षमता है। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति न केवल समान रैंक के प्रतिद्वंद्वी पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है, बल्कि 2 रैंक या यहाँ तक कि 4 रैंक ऊपर के किसी व्यक्ति को चुनौती देना भी संभव है। फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास केवल गहन शक्ति है लेकिन यह नहीं पता कि इसे कैसे लागू किया जाए,
वह अंततः कूड़े का एक टुकड़ा ही रहेगा, भले ही उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो। परीक्षा का ये दूसरा दौर आपकी गहन शक्ति को संभालने की आपकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। ये ताकत गहन ऊर्जा को संभालने की आपकी प्रतिभा को सीधे प्रदर्शित करेगी, और यह प्रतिभा ये निर्धारित करेगी कि एक गहन अभ्यासी भविष्य में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। केवल गहन शक्ति मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने से यह मत सोचिए कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। आप में से 29 वर्ष के भीतर अधिकतम आधे लोग इस कॉम्बैट स्ट्रेंथ असेसमेंट को पास करने में सक्षम होंगे। यदि आप ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस में रहना चाहते हैं तो अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ अपनी गहन शक्ति का प्रदर्शन करें। परीक्षा का दूसरा दौर अब शुरू होता है। काली पोशाक पहने बुजुर्ग व्यक्ति के शब्दों ने उपस्थित अधिकांश लोगों को गुप्त रूप से अपनी लार पीने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनकी अभिव्यक्तियां एक बार फिर घबराहट भरी हो गईं। पहले दौर के बाद केवल 29 लोग बचे थे, और दूसरे दौर में 29 में से कम आधे भी असफल हो जाएंगे। ये सचमुच कुछ ज्यादा ही क्रूर था। परीक्षा की सामग्री बहुत सरल है। तुम में से हर एक अपने भावी वरिष्ठ भाइयों में से एक के साथ 7 वार करेगा। मारपीट के इस आदान प्रदान में जीत या हार कोई मायने नहीं रखती, और आपके लिए वैसे भी जीतना असंभव है। हम जो देखना चाहते हैं वह वास्तविक युद्ध में गहन शक्ति प्रकट करने की आपकी क्षमता की सीमा है। मैं किनारे से देखूंगा और अंतिम निर्णय भी लूंगा। जो पास होंगे वे हमारे ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य बन जाएंगे। जो असफल होंगे उन्हें जाना होगा। फैंग यू, अब मंच पर प्रवेश करने का आपका समय आ गया है। जब बुजुर्ग आदमी बोल रहा था, एक थोड़ा पीला चेहरा वाला आदमी जो 18 या 19 साल का लग रहा था, चेहरे पर मुस्कान के साथ बाहर चला गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने रुका और उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया। चिंता मत करो प्रशिक्षक क्यूई, इसे मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही वह प्रकट हुआ, बाहरी महल के शिष्य जो मनोरंजन के लिए तमाशा देख रहे थे, तुरंत जोर से चिल्लाया, देखो, इस समूह का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में मिडिल पैलेस का वरिष्ठ भाई फैंग यू है। हाँ, मध्य महल का वह फैंग यू। मैंने सुना है कि इन कुछ दिनों में परीक्षा के 1000 से अधिक समूहों में से 10 भी ऐसे नहीं थे जिनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में मिडिल पैलेस का कोई शिष्य हो। ये समूह है सचमुच बदकिस्मत। हालांकि यह केवल एक युद्ध मूल्यांकन है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी मध्य महल का शिष्य है या बाहरी महल का शिष्य है, जीतना असंभव है। मध्य महल के शिष्य का सामना करते समय दबाव अभी भी बहुत अधिक होना चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ भाई फैंग यू के बारे में अफवाह थी कि वह बहुत कठोर स्वभाव के थे। इस समूह के लोग निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। दूर से आने वाली चर्चाओं की आवाज ने इस समूह के परीक्षार्थियों को भय से कांप दिया। वे सभी मूल रूप से जानते थे कि दूसरी परीक्षा की सामग्री बाहरी महल के मजबूत शिष्यों में से एक के साथ चालों का आदान प्रदान करना होगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस प्रतिद्वंद्वी से उन्हें मुकाबला करना है वह वास्तव में मिडिल पैलेस का शिष्य होगा। भले ही यह फैंग यू मध्य महल में तीसरे दर्जे का शिष्य था, फिर भी वह मध्य महल का था। फैंग यू, 19 साल की, ट्रू प्रोफाउंड रियलम लेवल 3। मुझे आशा है कि मुझे आप सभी जूनियर भाइयों से ढेर सारी सलाह मिलेगी। फैंग यू चेहरे पर मुस्कान के साथ सबके सामने खड़ा था। वह अहंकारपूर्ण भाव और दृष्टि ऐसी लग रही थी मानो कोई सम्राट अपने किसानों का सर्वेक्षण कर रहा हो। कुछ शब्द सच्चा गहन क्षेत्र स्तर 3 सुनने के बाद कई लोगों के दिल जीत गए। विशेष रूप से कुछ युवा गहन अभ्यासी जो युवा थे और गहन ऊर्जा में अपेक्षाकृत कम थे। उन्होंने दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं और वे इतने चिंतित थे कि पसीने से भरे उनके सिर से बहुत पसीना बहने लगा। फिर भी जब एओ यान, जो पंक्ति में सबसे आगे खड़ा था, ने देखा कि प्रतिद्वंद्वी फैंग यू था, तो उसकी आंखों में अचानक काफी चमक आ गई। उसके मुंह का कोना मुड़ गया और उसने चुपचाप फैंग यू को अपनी आंखों से संकेत दिया, आप परीक्षा का दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होने दीजिए। मैं जिसे भी बुलाऊं वह आए और फैंग यू के साथ साथ चालें बदले। वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसे फैंग यू ने प्रशिक्षक क्यूई कहा था, बोला, नंबर 1, लीमो। जिस व्यक्ति का नाम पुकारा गया था वह लाइन से बाहर चला गया और फैंग यून के सामने खड़ा हो गया। हालांकि उसने अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश की, फिर भी उसकी भौहों के बीच घबराहट को छिपाना मुश्किल था। आखिरकार आधिकारिक तौर पर ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने से पहले एक मध्य महल के शिष्य से लड़ना कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वरिष्ठ भाई फैंग यू, मुझे आशा है कि आप उदार रहेंगे। लीमो फैंग यू की ओर झुके। फालतू बकवास की कोई जरूरत नहीं, चलो पहले ही शुरू कर दें। फैंग यू ने उदासीनता से कहा। लीमो ने गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसके हाथों में एक लंबी तलवार पहले से ही पकड़ ली गई थी। एक धीमी चीख के साथ वह अचानक बाहर निकल गया। सूर्य को देखने के लिए बादल को हटाओ।
इस कॉम्बैट स्ट्रेंथ असेसमेंट के दौरान ट्रू प्रोफाउंड रियलम के एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय लीमो ने थोड़ा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उनकी पहली चाल पहले से ही उनके परिवार के सबसे मजबूत तलवार कौशलों में से एक थी। तलवार की इस चाल में काफी उल्लेखनीय शक्ति थी और यह सीधे फैंग यू की ओर चली गई, क्योंकि तलवार के शरीर पर गहन ऊर्जा की निरंतर आभा लहरा रही थी। फैंग यू की हरकतें सरल और अपरिष्कृत थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। पूफ! जैसे ही फैंग यू की मुट्ठी सीधे लीमो की छाती पर लगी, तलवार की निरंतर निर्बाध गति तुरंत टूट गई। ट्रू प्रोफाउंड दायरे की मजबूत गहन शक्ति के तहत लीमो एक डोरी रहित पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और भयानक चेहरे के साथ हिंसक रूप से जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका दाहिना हाथ अभी भी तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था। पहला कदम फैंग यू ने अपनी उंगली लीमो की ओर बढ़ाई, क्योंकि उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण उपहास का निशान दिखाई दे रहा था। पहले व्यक्ति के पहले राउंड ने सभी के दिलों को जोर से उछाल दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह किसी की युद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए संकेतकों का आदान प्रदान था और फैंग यू को बचाव में प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि परीक्षार्थी अपनी ताकत को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से प्रदर्शित कर सके। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह फैंग यू वास्तव में इतने क्रूर और भारी भरकम तरीके से सीधे जवाबी हमला करेगा। प्रशिक्षक क्यूई की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर भी एक शब्द भी नहीं कहा गया। फैंग यू ने सीधे तौर पर भारी भरकम तरीके से हमला करना वास्तव में कुछ ज्यादा ही था। आखिरकार यह कोई वास्तविक लड़ाई नहीं थी और वह केवल एक मूल्यांकन करता था। प्रतिद्वंद्वी की गहन शक्ति का स्तर उससे बहुत नीचे था, तो युवा गहन अभ्यासकर्ता जिन्होंने महल में प्रवेश भी नहीं किया था, उसके जवाबी हमले को कैसे सहन कर सकते थे। हालांकि प्रशिक्षक क्यूई ने फिर से सोचा, जिन लोगों ने पहली परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से एक भी अपने हृदय में अहंकार के बिना प्रतिभा में अप्रतिम नहीं होगा। इस तरह के झटके का सामना करने से उनकी अहंकारी हवा कुछ हद तक खत्म हो सकती है, जिसका मतलब है कि यह उनके लिए भी कुछ अच्छा है। इसके अलावा वह फैंग यू को बहुत अच्छी तरह से समझता था। इस प्रकार की घटना तो एक सामान्य घटना थी, भले ही वह बाद में अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर दे, फिर भी उसे आश्चर्य नहीं होगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 128। क्या आप निश्चित हैं? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 128। क्या आप निश्चित हैं? फैंग यू के साथ लीमो की लड़ाई को केवल शब्दों से परे दयनीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 7 चालों में संकेतकों का आदान प्रदान करते समय लीमो ने लगातार 7 प्रकार की तलवार तकनीकों का इस्तेमाल किया, फिर लगातार 7 बार गिरे। उसके हाथों में तलवार अभी भी फैंग यू की शर्ट की नोक को भी नहीं छू पाई थी। फैंग यू की गहन ऊर्जा लीमो से पूरे 7 स्तर ऊपर थी और उनके बीच एक दायरे का अंतर भी था। ऐसा लग रहा था मानो वह भूल गया हो, या यूं कहें कि उसने इस बात की परवाह नहीं की कि यह अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के दौरान ताकत का आकलन था, जैसा कि वह पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी गहन ताकत से चाहता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक झलक भी थी, मानो वह बिना किसी रोक टोक के दूसरों को रौंदने की इस अनुभूति का आनंद ले रहा हो। 7 चालों के बाद लीमो के कपड़े पहले से ही फटे और फटे हुए थे। 7 बार गिरने से उन्हें कई चोटें भी लगी। 7 चालें बीत चुकी हैं, अब आप रुक सकते हैं। प्रशिक्षक क्यूई ने आवाज दी और फिर धीरे से लीमो से कहा, जब आप हमला करते हैं तो आप थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन आपका गहरा ऊर्जा नियंत्रण अभी भी काफी ठीक है। आप पास हो गए हैं, लेकिन मुश्किल से। कल सुबह आप आउटर पैलेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। आह, लीमो ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसके चेहरे पर अत्यधिक खुशी के भाव प्रकट हो रहे थे। इस खुशी में वह अपने शरीर पर लगी चोटों को पूरी तरह भूल गए। अपनी खुशी को रोक पाने में असमर्थ, उसने प्रशिक्षक क्यूई को बार बार प्रणाम किया। मुझे अपना सपना पूरा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद प्रशिक्षक। मुझे मेरा सपना पूरा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। अंतहीन धन्यवाद के एक दौर के बाद लीमो हर्षित होकर चले गए और अन्य अभ्यासकर्ता उन्हें ईर्ष्या से घूर रहे थे। अगला चेन लू। दूसरे परीक्षार्थी को लीमो से बेहतर इलाज नहीं मिला। जैसे ही वह ऊपर गया, फैंग यू ने उसका सिर तोड़ दिया और 7 चालों के भीतर वह घायल हो गया और सूज गया। जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ी, पीछे के परीक्षार्थी और अधिक घबरा गए, क्योंकि फैंग यू के खिलाफ जाने वालों का परिणाम प्रत्येक व्यक्ति के साथ बदतर कहा जा सकता था। उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही परीक्षा देखी थी। जो गुरु और शिष्य विरोधी थे, उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने परीक्षार्थी को अपनी इच्छानुसार अपनी गहन शक्ति का प्रदर्शन करने की अनुमति दी। कभी कभी वे जवाबी हमला करते थे, लेकिन ये केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को हिला देने के लिए होता था। लेकिन ये फैंग यू हर कदम पर निर्दयी था।
सूचकों के आदान प्रदान के लिए 7 चालें। परीक्षार्थी 7 चालों का उपयोग करेगा और वह बिना किसी दया के 7 चालों का प्रतिकार करेगा और लगभग हर चाल जो उसने अपनाई, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह परीक्षा में मदद करने के लिए वहां आया था, बल्कि वह दूसरों को धमकाने और उन पर अत्याचार करने की प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए आया था। एओयान के ऊपर जाने तक इस प्रकार की स्थिति बनी रही, फिर कुछ प्रकार का परिवर्तन हुआ। एओयान के ऊपर जाने के तुरंत बाद उसने अपनी गहन ऊर्जा का पर्याप्त प्रदर्शन किया। बड़ी हवाओं और काले बादलों के जमावड़े की तरह एक प्रभावशाली तरीके से उनकी पहली चाल ने वास्तव में फैंग यू को एक छोटे से कदम से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे बड़ी तालियां बजी और दर्शकों ने आश्चर्यचकित कर दिया। 7 चालों के भीतर एओयान ने शांति से जवाब दिया, घायल होने के बारे में तो भूल ही जाए, फैंग यू ने उसे एक बार भी नहीं हराया था। ओह, बहुत प्रभावशाली। 7 चालें खत्म होने के बाद फैंग यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बुजुर्ग से कहा, प्रशिक्षक क्यूई, यह एक दुर्लभ प्रतिभा है। न केवल उनके पास असाधारण गहन शक्ति है, बल्कि उनकी गहन ऊर्जा की प्रस्तुति और नियंत्रण दोनों ही शानदार हैं। इस उम्र में ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्हें लाखों में से एक कहा जा सकता है। बड़े भाई की प्रशंसा बहुत बेतुकी है, एओयान ने भयभीत भाव से कहा, लेकिन उसकी आंखें शालीनता से भरी थी। वास्तव में वह एक असामान्य प्रतिभा है। एओयान, आप भी पास हो गए हैं, कल आउट पैलेस में रिपोर्ट करें। प्रशिक्षक क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा। यूचे ने ठंडी हंसी देते हुए अपना माथा हिलाया। चुपचाप। एओयान और फैंग यू के बीच के आदान प्रदान ने वास्तव में कुछ सोचने का मौका दे दिया। मैं प्रशिक्षक क्यूई को धन्यवाद देता हूँ। एओयान ने धैर्यपूर्वक प्रणाम किया। जब वह मंच से नीचे चला गया और फैंग यू के बगल से गुजरा, तो उसने जल्दी और बेहद शांति से कहा, चचेरे भाई, युन जियाओफेन और युनचे को सबक सिखाने में मेरी मदद करो, उन्हें जितना संभव हो उतना बुरा दिखने दो। आज रात 18 फूल मंडप शाही शहर अपनी इच्छानुसार चुने। टीएल पुष्प मंडप इक्वल्स विश्यालय। फैंग यू की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने धीरे से अपने होंठ चाटे और उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। अगला, यू जियाओफान। उफ़, आखिरकार यह मैं हूँ। अत्यधिक घबराए हुए युन जियाओफान ने धीमी आवाज में सांस छोड़ी। अधिक सावधान रहो, ये फैंग यू कुछ भी अच्छा नहीं है, यू चे ने धीमी आवाज में याद दिलाया। एमेन, मैं सावधान रहूंगा। युन जियाओफान ने सिर हिलाया। गहन ऊर्जा के उदय के साथ वह फैंग यू के सामने ऊंचे मंच पर कूद गया। वरिष्ठ भाई फैंग यू, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। ओह, यू जियाओफान। अपनी आंखों के सामने उस युवा को देखकर, जिसमें अभी भी बचकानी मासूमियत थी, फैंग यू की आंखों का नजारा खतरनाक और व्यंग्यपूर्ण होने लगा। वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम केवल 15 वर्ष की हो। ये वास्तव में बहुत अफसोस की बात है। मुझे अपनी चाल दिखाओ और मुझे देखने दो कि तुम किस लायक हो। ये सचमुच बहुत अफसोस की बात है, फैंग यू के इन कुछ शब्दों ने यू जियाओफान को भ्रमित कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथों को अपने शरीर के सामने रखते हुए उसके पूरे शरीर से गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। दोनों हथेलियों के ऊपर बैंगनी प्रकाश की 2 गांठें धीरे धीरे इकट्ठी हुई और चमकने लगी। ओह, आपके पास वास्तव में गहन कलाओं की बिजली जैसी विशेषता है, बुरी नहीं। फैंग यू ने अपना दाहिना हाथ धीरे से बढ़ाया और हंसते हुए कहा, रोलिंग थंडर पाम। युन जियाओफान की दोनों हथेलियां एक पारंपरिक पारिवारिक बिजली की विशेषता वाली गहन कला के साथ एक बिजली की विशेषता वाले गहन कौशल के रूप में एक में ताली बजाती थी और सीधे फैंग यू के लिए दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। युन जियाओफान की गहन ऊर्जा केवल नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर थी, जो फैंग यू से पूरे 11 स्तरों से कम थी। उनके जैसे ही स्तर के अभ्यासकर्ताओं के लिए ये हमला निश्चित रूप से असामान्य था, लेकिन फैंग यू के लिए इससे थोड़ा सा भी खतरा नहीं था। यू जियाओफान के फैंग यू के पास पहुंचने से ठीक पहले फैंग यू की आकृति अचानक हिल गई और अपनी मर्जी से यू जियाओफान के सामने आ गई। अपनी कोहनी से उसने यू जियाओफान की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा को एक तरफ कर दिया और उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया। प्रभाव के 1 सेकंड में उसके मुंह के कोने में स्पष्ट दुर्भावनापूर्ण मुस्कान का निशान दिखाई दिया। दरार। सबके कानों के पास हड्डी टूटने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। युन जियाओफान के हाथों में संघनित चमकदार बिजली तुरंत गायब हो गई, क्योंकि उसका शरीर फेंके गए रेत के थैले की तरह उड़ गया। हवा में ही उनके मुंह से खून बहने लगा और वह मंच के बाहर जोर से गिर पड़े। तुरंत ही आसपास बड़ा हंगामा मच गया। हर कोई इस अप्रत्याशित स्थिति से स्तब्ध था। यू चे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह तेजी से यू जियाओफेन की तरफ दौड़ा। युन जियाओफान राख के चेहरे और ताजा खून से भरे होठों के साथ जमीन पर लेटा हुआ था।
उनकी छाती के बाईं ओर की 3 पसलियां टूट गई थीं और उनके लिए खड़ा होना पूरी तरह से असंभव था। यू चे के दिल का गुस्सा होश के साथ बाहर आ गया। वह फैंग यू की ओर मुड़ा और गहरी आवाज में कहा, फैंग यू, भले ही ये केवल एक परीक्षा है, आपने वास्तव में इतना भारी झटका दिया है। फैंग यू ने दोनों हाथ फैलाए और मासूम भाव दिखाया। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी गहन ऊर्जा वास्तव में इतनी कम होगी? मैंने देखा कि उसके पास बिजली जैसी गहरी कला है और मैंने सोचा कि वह काफी लचीला होगा, लेकिन ये पता चला कि सच में ये वास्तव में बहुत निराशाजनक है। एओ यान, जो दूसरी तरफ था, मुस्कुराया और ठंडे स्वर में हंसा, युन जियाओफान, ये वह कीमत है जो तुम्हें मुझसे अशिष्टता से बात करने के लिए चुकानी होगी। जैसा कि अगला वाला युन चे है, वास्तव में मेरी लाइमलाइट चुराने का साहस करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप जीवन भर ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने के बारे में कभी सपने में भी न सोच सकें। फैंग यू, आपने इसे बहुत कठोरता से किया है। प्रशिक्षक क्यूई ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली और गंभीरता से कहा, वास्तव में आपके शिष्य को स्थिति की अच्छी समझ नहीं थी। फैंग यू ने प्रशिक्षक क्यूई की ओर मुड़ते हुए कहा, हालांकि आपके शिष्य को इसका अफसोस नहीं है। इस प्रोफाउंड पैलेस के भीतर गहन ताकत बढ़ाने के सबसे तेज तरीकों में से एक है हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना मजबूत प्रतिद्वंद्वी, इसलिए घायल होना बहुत आम बात है। हालांकि हो सकता है कि मैंने कुछ हद तक गलत अनुमान लगाया हो, लेकिन यह उतना ही अच्छा है कि मैं उन्हें पहले ही समझने और एकीकृत करने दे सकता हूँ। पॉइंटर्स के आदान प्रदान के दौरान हम मिडिल पैलेस के शिष्यों को जो चोटें लगी हैं, उनकी तुलना में ये छोटी सी चोट ज्यादा मायने नहीं रखती है। अगर वह इस छोटे से दर्द को भी नहीं झेल सकता तो उसे हमारे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशिक्षक क्यूई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। हे, वास्तव में आप में इतना आडंबरपूर्ण कुछ कहने का साहस है। एओयान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान को देखते हुए और उनके बीच हुए पिछले असामान्य लुक को याद करते हुए युनचे अभी भी कुछ हद तक भ्रमित थी। ये स्पष्ट रूप से एओयान का फैंग यू की शक्ति का उपयोग करके यू जियाओफान से छोटा बदला लेने का कार्य था, लेकिन केवल इसलिए कि यू जियाओफान ने उसे कुछ समय पहले व्याख्यान दिया था। चूंकि उसने यू जियाओफान से बदला लिया था, तो इसका असर निश्चित रूप से उस पर भी पड़ेगा। वह बोलने ही वाला था कि अचानक एक कांपता हुआ हाथ उस पर पड़ा। युन जियाओफान ने अपने दांत भींच लिए, बैठने के लिए अपने शरीर पर जोर डाला और दर्द भरे स्वर में कहा, भाई यू, मैं ठीक हूँ। परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, मैं हूँ ठीक। अपने संघर्ष में युन जियाओफान का ऊपरी शरीर वास्तव में मजबूती से बैठने में कामयाब रहा। उनके अंदरूनी अंगों पर चोट लगी और 3 पसलियां टूट गईं। इस कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक इच्छा शक्ति और अत्यधिक पीड़ा उठानी पड़ी होगी। जैसे ही उसका ऊपरी शरीर खड़ा हुआ, यूचे ने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं बहती देखी, क्योंकि वह समझ गया था जिस स्थिति में वह अभी था, वह परीक्षा जारी रखने में पूरी तरह से असमर्थ था। परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ होने का मतलब था कि वह ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने में असमर्थ था। उनके सपने और उनके परिवार की सारी उम्मीदें उस पल में बर्बाद हो गईं। दिल टूटने पर वह आंसू कैसे नहीं बहा सकता था। जियाओफान, ये घटना आपके कारण नहीं हुई थी, इसलिए ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने का आपका अधिकार छीनने का कोई कारण नहीं है। अभी इधर उधर मत घूमो, नहीं तो सचमुच तुम्हारा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तब तक आपके लिए महल में प्रवेश करना वास्तव में असंभव होगा। युनचे ने युन जियाओफान को उसकी सीधी स्थिति से पीछे धकेल दिया और उसके मुंह में एक मध्यम ग्रेड हेवन रिटर्निंग पैलेट डाल दिया। फिर उसने एक कदम उठाया और फैंग यू के सामने छलांग लगा दी। मेरा नाम यूचे है, इस बार मैं आपका मूल्यांकन स्वीकार करूंगा। यूचे की आवाज सपाट थी, उसकी दृष्टि पानी की तरह शांत थी और भीतर भावना या रंग का कोई संकेत भी नहीं था। ओह, तो आप युनचे हैं, इस समूह की गहन शक्ति मूल्यांकन में नंबर 1। फैंग यू ने युनचे पर नजर डाली और दोनों आंखें सिकोड़ ली। इस तथ्य के संबंध में कि उसने यू जियाओफान को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी, ऐसा लग रहा था कि उसने इसे पूरी तरह से दिल पर नहीं लिया। ये सही है, यूचे ने उदासीनता से उत्तर दिया। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस में संकेतों के आदान प्रदान के बाद भारी चोटें लगना आम बात है, क्या ऐसा नहीं है? फिर अगर मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचाई, तो क्या मुझे कोई जिम्मेदारी लेनी होगी? जैसे ही युनचे ने ये शब्द कहे, वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि फैंग यू भी, जो कुछ देर बाद पागलों की तरह हंसने लगा। तुमने मुझे चोट पहुंचाई? हाँ, यह इस वर्ष मैंने सुनी सबसे मजेदार चीज होगी। अच्छा,
बहुत अच्छा, इस हद तक आत्मविश्वासी व्यक्ति भी दुर्लभ है। तो कृपया मुझे जितना चाहे उतना दुख पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे चोट पहुंचाने का तो जिक्र ही नहीं, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो ये तुम्हारी ही क्षमता होगी। बिल्कुल टिल्ड, स्पष्ट रूप से टिल्ड, कोई भी इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराएगा। हा, ये कहने के बाद यहाँ तक कि खुद उसे भी ये बहुत हास्यास्पद लगा और वह फिर से मजाक में हंसने से खुद को नहीं रोक सका। तब मुझे राहत मिली। युनचे मंद मंद मुस्कुराया और उसकी आंखों में नजर धीरे धीरे तेज हो गई। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो शुरू करो। फैंग यू ने दोनों हाथों से अपनी छाती को पकड़ लिया और यूचे को ऐसे घूरा जैसे वह किसी बेवकूफ को देखता हो। उदात्तता पूर्वक और तिरस्कार पूर्वक उसने आगे कहा, चूंकि तुम व्यर्थ ही मुझे इतना दुख पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं यहाँ बिना हिले डुले खड़ा रहूंगा और तुम्हें 3 चालों में मुझ पर हमला करने दूंगा। यदि मैं हिलता हूँ या मुझे चोट लगती है तो भविष्य में जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं उल्टा चलूंगा। यदि आप 3 चालों के भीतर मुझे घायल नहीं कर सकते या मुझे हिला नहीं सकते, हे, तो आज्ञाकारी रूप से इस ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस से बाहर निकल जाओ। और इससे पहले कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार दे सकता हूँ। यूचे की भौं की नोक, जो थी मूल रूप से एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ, तुरंत चिकना हो गया। उसने अपनी नाक का सिरा थपथपाया और एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं थी, क्या आप निश्चित हैं? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 129 सिकोंगडू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 129 सिकोंगडू। ये देखकर कि युनचे की अभिव्यक्ति अचानक शांत हो गई और यह एक गुप्त खुशी की भावना जैसा प्रतीत हुआ, फैंग यू लगभग जोर से हंसा। जरूर, निस्संदेह, मुझे यकीन है। हालांकि जहां तक आपकी बात है, क्या आप में इससे सहमत होने की हिम्मत है? मैंने सुना है कि आपकी गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर है। सचमुच, यह उतना बुरा नहीं है। यदि एकमात्र नेसेंट प्रोफाउंड रियलम का 10वां रैंक वाला व्यक्ति भी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता है, तो आपको बस आज्ञाकारी रूप से बाहर निकलना चाहिए और यहाँ अपमानित नहीं होना चाहिए। दूर एक साधारण छोटे मंडप में किन्वयू एक पत्थर की बेंच पर शांति से बैठे थे। बैंगनी वस्त्र पहने हुए इत्मीनान से चाय पी रहे थे। उसका ध्यान हमेशा यूचे पर रहता था। भले ही उनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी, फिर भी वह कुछ भी देख सकता था और यूचे के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुन सकता था। फैंग यू द्वारा यूचे को प्रस्तावित किए गए अत्यधिक अहंकारी पैट ऑफ 3 मूव्स को सुनकर किन्वयू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। खड़े होकर उसने कहा, सिकोन, जाओ, यूचे को तुरंत रोको। उसे फैंग यू की बातों से बिल्कुल भी सहमत न होने दें। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि फैंग यू किसमें विशेषज्ञ है। हाँ, प्रशिक्षक किन्वयू के बगल में एक युवा लड़का, जो 20 साल से कम उम्र का लग रहा था, ने सिर हिलाया और उत्तर दिया और तेजी से उस दिशा की ओर चलने से पहले जिस दिशा में युनचे था। युन जियाओफान की गंभीर चोटों ने वहां बहुत ध्यान आकर्षित किया था। युवा अभ्यासकर्ता जो मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सभी स्तब्ध थे। यूचे की गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर की थी, जबकि फैंग यू की गहन शक्ति सच्चे गहन क्षेत्र के 3रे स्तर की थी। हालांकि यह यूनचे से केवल 3 स्तर अधिक था, लेकिन बीच में एक पूरे क्षेत्र का अंतर भी था। लेकिन बिना हिले डुले दूसरे पक्ष से जबरन 3 बार लेना भी कुछ ज्यादा ही धक्का दे रहा था। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर की तो बात ही छोड़ दे, भले ही यह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में 7वें रैंक वाले की ओर से 3 फुल आउट स्ट्राइक हो, यह मानते हुए कि यह उससे नुकसान पहुंचाने तक नहीं जाएगा, संभवतः उसे कैसे नहीं हटाया जा सकता था। और प्रोफाउंड पैलेस के वे शिष्य जो हंगामे में शामिल होने आए थे, उन्होंने शार्डन फ्रूट के उल्लासपूर्ण भाव प्रकट किए। ये देखकर कि यूचे स्पष्ट रूप से सहमत होने वाला था, उनके दिलों में दया आने लगी। यदि यह ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 3रे स्तर का एक और गहरा अभ्यास करता होता, तो ये सच होता कि वे मूल रूप से नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में 10वें स्तर तक 3 पूर्ण हिट के बाद आगे नहीं बढ़ने में असमर्थ थे। लेकिन फैंग यू एक विशेष मामला था, वह निश्चित रूप से इसे दुनिया की सभी आसानी से कर सकता है। जैसे ही युनचे बोलने के लिए अपनी चाल खोलने ही वाला था, अचानक पीछे से एक गंभीर, कान फाड़ने वाली आवाज आई, फैंग यू, मैंने लंबे समय से सुना है कि तुम भयावह और घृणित थे, और वे तुम्हारे बारे में गलत नहीं थे। वास्तव में महल में प्रवेश करने वाले एक शिष्य को फंसाने के लिए ऐसी घृणित चाल का उपयोग करके आपने हमारे ब्लू विन प्रोफाउंड पैलेस को पूरी तरह से अपमानित किया है। इन शब्दों के कारण फैंग यू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह क्रोधित होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो लोगों की भीड़ के बीच से निकल रहा था। उसकी अभिव्यक्ति फिर से अचानक बदल गई और उसने आज्ञाकारी रूप से उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहने जा रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था,
लेकिन उसमें अपना गुस्सा जाहिर करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जैसे ही यह आदमी प्रकट हुआ, आसपास थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद जोर जोर से उद्गार और चर्चाएं गूंजने लगी, क्योंकि उन सभी की निगाहें भावुक हो गईं। उसके बाजूबंद को देखो, वह एक आंतरिक महल शिष्य का संकेत है। मेरा स्वर्ग, एक आंतरिक महल शिष्य। एक शिष्य जिसने अभी अभी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पूरे सम्मान और लालसा के साथ कहा। ये स्वर्गीय गहन सूची में 29वें वरिष्ठ भाई हैं, सिकोम डू। बकवास, ये वास्तव में वह है। भीतरी महल के ये वरिष्ठ भाई बहन आमतौर पर भीतरी महल में रहते हैं और कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन वह वास्तव में यहाँ आए थे। मैंने सुना है कि सिकोम डू की गहन ताकत पहले से ही ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर है। 1 वर्ष के भीतर वह स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। अगर मैं उसकी धारा तक पहुंच पाता जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तो मैं सपने में भी हंसने लगूंगा। लेकिन वरिष्ठ भाई सिकोंग यहाँ क्यों आएंगे? और यहाँ तक कि फैंग यू को कठोरता से डांटना भी, जब तक कि उसके मन में फैंग यू के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता न हो। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसके अलावा भले ही फैंग यू अक्सर आउटर पैलेस के शिष्यों को धमकाता है, फिर भी उसके पास इनर पैलेस के किसी भी शिष्य को परेशान करने की हिम्मत नहीं है। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के भीतर 50,000 से अधिक शिष्यों में से केवल 100 शिष्य ही इनर पैलेस में थे। ये स्पष्ट था कि 100 लोगों का ये समूह किस प्रकार की प्रतिभा वाला व्यक्ति था। उन्हें बेजोड़ राक्षस कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इनर पैलेस के इन 100 लोगों के भीतर प्रतिस्पर्धा सबसे तीव्र थी। वे पहले ही ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य अब स्वर्गीय गहन सूची पर केंद्रित थे। उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण लिया मानो उनका जीवन स्वर्गीय गहन सूची में अपना स्थान बढ़ाने के लिए इस पर निर्भर हो। जहां तक बाहरी महल और मध्य महल की बात है, उन्होंने उन्हें देखने की भी इच्छा नहीं जताई, इसलिए आमतौर पर बाहरी और मध्य महल के शिष्यों को भीतरी महल के शिष्यों को देखने का मौका भी नहीं मिलता था। चर्चा और दर्शकों की सतर्क निगाहों के संबंध में सिकोम डू शांति की छवि थे। ये स्पष्ट था कि वह बहुत पहले ही इसका आदी हो चुका था। करीब से उसने यूचे को एक बार अच्छे स्वभाव वाली नजरों से देखा। तुम्हें यूचे कहा जाता है ना? इस बात से सहमत ना हो कि वह जो भी समझौता करेगा उसे आगे बढ़ाएं। ये फैंग यू वेस्टर्न ग्रेट डेजर्ट के सॉलिड अर्थ विला से आता है। सॉलिड अर्थ विला परिवार की गहन कला रक्षा में माहिर है। हालांकि उसकी गहन शक्ति केवल सच्चे गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही हो सकती है। यदि वह बचाव में अपना सब कुछ लगा दे, तो आप अकेले ही, यहाँ तक कि उसके समान स्तर के अभ्यासी भी उसे पीछे धकेलने में सक्षम नहीं होंगे 3 चालों में। यदि आप सहमत हैं, तो यह निश्चित रूप से उस जाल में फंसना होगा जो उसने आपके लिए बिछाया है। जैसे ही सिकोम डू ने ये कहा, उनके आसपास के लोगों को अचानक एहसास हुआ। फिर उनके दिलों में रोष पनप गया और उन्होंने फैंग यू की ओर तिरस्कार और घृणा से देखा। एक शिष्य जो महल में प्रवेश करने के लिए मूल्यांकन से गुजर रहा था, के साथ इस प्रकार का 3 चालों का समझौता करने में वह कितना अच्छा था, इस पर भरोसा करना पूरी तरह से घृणित और अत्यधिक अंधकार में था। युनचे ने सिर हिलाया और सिकोम डू को कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो यह ऐसा ही है। मैं याद दिलाने के लिए भाई सिकोम को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि क्या भाई सिकोम के पिता न्यूमून प्रोफाउंड पैलेस से बड़े सिकोम हान हैं? इनर पैलेस के एक शिष्य के रूप में सिकोम डू के पास इस घटना में शामिल होने का बिल्कुल भी कारण नहीं था, और उसकी मदद करने का कारण तो और भी कम था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक पैलेस में प्रवेश भी नहीं किया था। इसके अलावा जिस क्षण सिकोम डू उसके सामने आया था, वह सद्भावना प्रदर्शित कर रहा था और उपनाम सिकोम के साथ इसने यूची को एक संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उस वक्त उस शख्स ने उन्हें बताया था कि उनका बेटा ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में है। सिकोम डू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, सिकोम हान वास्तव में मेरे पिता हैं। प्रशिक्षक किन ने कहा कि आपके विचार अत्यंत सूक्ष्म थे। हाँ, उसने आपकी प्रशंसा यूं ही नहीं की। अचानक यूनचे को सब कुछ पूरी तरह समझ में आ गया। सिकोम डू सिकोम हान का बेटा था, और अगर किन्वयू ने सिकोम डू को उसकी पहचान के बारे में बताया होता, तो सिकोम डू की हरकतें समझी जा सकती थी। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सिकोम हान ने उस समय अपने बेटे के बारे में इतने गर्व के साथ बात की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका बेटा वास्तव में ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का एक प्रभावशाली इनर पैलेस शिष्य था। सिकोम डू ने प्रशिक्षक क्यूई को प्रणाम किया और कहा, प्रशिक्षक क्यूई, इस फैंग यू ने मूल्यांकन प्राप्त करने वाले शिष्यों को भारी चोट पहुंचाने के लिए मूल्यांकन में मदद करने के अवसर का उपयोग किया। इसके अलावा वह एक मूल्यांकनकर्ता के शिष्य के लिए इतना खतरनाक जाल बिछा रहा है, ये पूरी तरह से अक्षम्य है।
मेरा मानना है कि फैंग यू को यहाँ बने रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जहाँ तक मूल्यांकन की बात है, ये शिष्य स्वेच्छा से उसका स्थान लेगा। यह एल्डर क्यूई ने मौके पर ही रखे जाने की अभिव्यक्ति दिखाई। यदि यह एक आंतरिक महल का शिष्य था और विशेष रूप से स्वर्गीय गहन सूची में पहले 50 स्थानों के भीतर एक शिष्य था, भले ही वह बाहरी महल में एक प्रशिक्षक था, फिर भी उसने जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं की उसे अस्वीकार करो। हालांकि प्रशिक्षक क्यूई ने फैंग यू को मूल्यांकन में सहायता करने की अनुमति इसलिए दी थी क्योंकि वह उन शिष्यों में से एक थे जिनकी उन्होंने गर्व से देखरेख की थी जब फैंग यू अभी भी बाहरी महल में थे। फैंग यू के मध्य महल में प्रवेश करने के बाद उसने उसे और भी अधिक गौरव दिलाया। फैंग यू भी हमेशा उसके प्रति बहुत सम्मानजनक था और हमेशा गुप्त रूप से उसे सभी प्रकार के महंगे उपहार भेजता था, इसलिए निश्चित रूप से वह इस शिष्य से बहुत प्रसन्न और स्नेह करता होगा। यही कारण था कि फैंग यू ने एल्डर क्यूई के सामने इतना बेईमान होने का साहस किया। यदि वह सिकोंग डू ने जो कहा था उसके साथ चलता तो फैंग यू निश्चित रूप से अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देता। जानबूझकर मूल्यांकन करने वाले शिष्यों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की उनकी खराब प्रतिष्ठा मजबूत हो जाएगी। यह अब से प्रोफाउंड पैलेस में उनके शेष जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल होगा। तुरंत प्रशिक्षक क्यूई ने दृढ़ता से कहा, हालांकि फैंग यू ने जो किया वह वास्तव में थोड़ा अधिक हो सकता है। संकेतों के आदान प्रदान की इस स्थिति में उसके लिए अपनी ताकत को नियंत्रित करना कठिन है। फैंग यू पहली बार युन जियाओफान के साथ आमने सामने लड़ रहा था, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की गहरी ताकत का गलत अनुमान लगाया, इसलिए हमला करते समय उसके लिए बहुत कठोर होना क्षमा योग्य है। चूंकि उनके पास उस शिष्य को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं था जो मूल्यांकन कर रहा था जिससे वह परिचित नहीं था, ये निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं था। जहां तक उनके द्वारा प्रस्तावित पैक्ट ऑफ 3 मूव्स का सवाल है, इस पर भी दोनों पक्षों को स्वेच्छा से सहमति होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि फैंग यू का उस पर इसे थोपने का कोई इरादा नहीं है। यदि उसे विश्वास हो तो वह इसके लिए सहमत हो सकता है। अगर उसे लगता है कि यह उपयुक्त नहीं है तो वह इसे ठुकरा भी सकता है। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि यह हानिरहित है। एल्डर क्यूई के शब्दों ने फैंग यू की अभिव्यक्ति को तुरंत शांत कर दिया। उन्होंने भी तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और कहा, प्रशिक्षक क्यूई सही हैं। वरिष्ठ भाई सिकोन, प्रशिक्षक क्यूई का प्रत्येक शब्द सत्य है। भले ही मुझ में बहुत हिम्मत हो, फिर भी मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा जिससे मेरे भावी युवा कनिष्ठों को नुकसान हो। जहां तक युन जियाओफान को नुकसान पहुंचाने की बात है, यह मेरी ओर से पूरी तरह से अनजाने में था। बाद में मैं क्षमायाचना के रूप में व्यक्तिगत रूप से उसे अपने दोनों हाथों से हेवन रिटर्निंग पैलेट दूंगा। अरे, यदि वरिष्ठ भाई सिकोन शिष्यों की युद्ध शक्ति का आकलन करने में रुचि रखते हैं, तो मैं खुशी से यह पद स्वीकार कर लूंगा। हमारे संभावित युवा कनिष्ठों के लिए वरिष्ठ भाई सिकोन का सुंदर प्रभाव देखना एक अत्यंत सौभाग्यशाली बात होगी। जबकि प्रशिक्षक क्यूई के शब्द स्पष्ट रूप से पक्षपाती थे, उनका तर्क बहुत कठोर था। फैंग यू की अपनी गलती को स्वीकार करने की दृष्टि के कारण सिकोन डू भी अपना गुस्सा व्यक्त करने में असमर्थ हो गया। आखिरकार, भले ही वह इनर पैलेस का शिष्य था, फिर भी वह आउटर पैलेस के प्रशिक्षक को नाराज करने को तैयार नहीं था। फिर भी इस पर उसने यूचे को अचानक ये कहते हुए सुना, प्रशिक्षक क्यूई ने जो कहा वह सही है। फैंग यू के पैक्ट ऑफ 3 मूव्स के लिए वास्तव में दोनों पक्षों को तैयार होने की आवश्यकता है। भले ही ये कुछ हद तक घृणित और बेशर्म है, लेकिन चूंकि फैंग यू ने इसे प्रस्तावित किया है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से इसे स्वीकार करना होगा। अन्यथा यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो क्या बहुत से लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने के बाद अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। एक बार जब युनचे ने ये कहा, तो हर कोई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सिकोन डू की भौहें जोर से तन गईं। उसने कहा, यूचे, क्या तुमने बिल्कुल नहीं सुना जो मैंने अभी तुमसे कहा था? उनके कबीले की गहन तकनीक रक्षात्मक गहन ऊर्जा की नींव पर बनी है। ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हिला नहीं सकते। यदि वह वहां खड़ा रहता है, तो 3 चाल तो दूर, 30 चाल में भी आप उसे आधा कदम भी पीछे नहीं हटा सकेंगे। जल्दी करें और जो आपने अभी कहा था उसे वापस लें और इस निश्चित असफल 3 चालों के समझौते को स्वीकार न करें। यह आपके लिए बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं होगा और कोई भी यह नहीं कहेगा कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उसकी समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में इसे स्वीकार करते हैं, तो आप वास्तव में मूर्ख होंगे। सिकोन डू की उम्मीदों के विपरीत यूचे ने अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद भाई सिकोन, आपके अनुस्मारक के लिए। हालांकि मुझे हमेशा अपनी गहन ताकत पर बहुत भरोसा रहा है। 3 चालों के इस समझौते के लिए ये निश्चित नहीं है कि मैं हार जाऊंगा।
यदि मैं अचानक जीत गया तो भविष्य में वरिष्ठ भाई फैंग यू को मेरे सामने उल्टा चलना होगा। केवल वही आनंदित होने वाली बात है। तुम इतने मूर्खतापूर्ण, जिद्दी और अहंकारी क्यों हो? सिकोंग डू का चेहरा सख्त हो गया और युनचे की ओर उसकी नजर हैरानी और निराशा में बदल गई। आप पूरी तरह से अस्पष्ट है कि फैंग यू की गहन कला की रक्षात्मक क्षमताएं कितनी मजबूत हैं। ये निश्चित रूप से आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक है। आपके पास निश्चित रूप से जीतने का कोई मौका नहीं होगा। आप अपनी नफरत दूर करने के लिए उसे अपमानित होते देखने के लिए जीतने के बारे में व्यर्थ ही सोच रहे हैं। क्या आपने यह नहीं सोचा कि यदि आप हार गए तो आपको ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को हमेशा के लिए कैसे छोड़ना पड़ेगा? यूचे के जिद्दी अहंकार के कारण सिकोंग डू की आवाज में गुस्से के संकेत आ गए, लेकिन उसकी तीखी आलोचना के बाद युनचे ने फिर भी कोई परवाह न करते हुए हल्की मुस्कान बरकरार रखी। भाई सिकोंग, आपको बस किनारों पर अच्छी तरह से देखना होगा। मैंने पहले से ही ये देखने के लिए अपना दिल कठोर कर लिया है कि यह वरिष्ठ भाई उल्टा चलते हुए कैसा दिखेगा। आप, सिकोंग डू ने हताशा में अपना हाथ आगे बढ़ाया। भूल जाओ, मुझे जो कुछ कहना था वह मैं पहले ही कह चुका हूँ। आप जो चुनते हैं वह आपका अपना व्यवसाय है। मुझे आशा है कि तुम्हें बाद में अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। अपना भाषण समाप्त करके वह उदास होकर एक ओर चला गया। हालांकि वह नहीं गया और इसके बजाय उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने सोचा कि अपनी हार के बाद उसे यूचे के लिए गंदगी कैसे साफ करनी चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति था जो एहसान और कृतज्ञता का बदला चुकाएगा। यूचे के दादा ने उसे तब बचाया था, इसलिए वह अपने लाभार्थी के पोते को इस तरह फंसते हुए नहीं देखेगा। यूचे पहले से ही फैंग यू के सामने खड़ा था और उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप तैयार हैं? मैं अब आक्रमण शुरू करने वाला हूँ। हा 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 हा। फैंग यू के फेफड़े बहुत जोर से हंसने के कारण लगभग फट गए थे। सिकोंग डू जैसा बड़ा शॉट विशेष रूप से यूचे को उसकी दुर्दशा से बचाने के लिए सामने आया था, फिर भी जबरदस्ती खुद को शर्मिंदा करने पर जोर दे रहा था। वह पहले भी बेवकूफों से मिला था, लेकिन उसने कभी किसी को इस हद तक जिद्दी बेवकूफ नहीं देखा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 130 मरने की इतनी कड़ी कोशिश करना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 130 मरने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना। लानत है, क्या ये यूचे मंदबुद्धि है? सिकोंग डू का फिगर कैसा है? यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि फैंग यू की रक्षा असामान्य है, फिर भी यूचे वास्तव में मौत की तलाश में था। बिल्कुल समझ से परे। तस्क, क्या वह सोचता है कि गहन शक्ति मूल्यांकन में प्रथम आने से ही वह विशेष है? ऐसा लगता है जैसे वह अन्यत्र अहंकारी होने का आदी हो गया है। इस बार उसे अच्छा सबक सिखाया जाएगा। बाद में उसके रोने के लिए काफी समय है। इस तरह के आईक्यू के साथ वह वास्तव में इस समूह के गहन शक्ति मूल्यांकन में पहला है। स्वर्ग बिल्कुल अंधा है। यूचे के आसपास उपहास की आवाजें गूंज उठी। अभी यूचे के बारे में हर किसी की धारणा को एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है, बेवकूफ। यूचे ने अपने आसपास की आवाजों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे फैंग यू के उपहासपूर्ण चेहरे को उदासीन दृष्टि से देखा। तुम्हारे साथ व्यवहार करने के लिए क्या मुझे किसी तैयारी की भी आवश्यकता है? फैंग यू ने युनचे का सामना किया और अपनी पिनकी से तिरस्कार पूर्वक उसे इशारा किया। आप कभी भी हमला कर सकते हैं और यह कोई समस्या नहीं है, भले ही आपको थोड़ी देर और तैयारी करने की आवश्यकता हो। हा 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 हा। अच्छे से। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, युनचे के मुंह का कोना थोड़ा चौड़ा हो गया। उसने इविल सोल खोला और उसके शरीर में एक बार शांतिपूर्ण गहन ऊर्जा अचानक पागलों की तरह विस्तार और उन्मत्त होने लगी, जैसे कोई दुष्ट अजगर झटके से जाग गया हो। उसके शरीर के आसपास की आभा भी अचानक बदल गई और हवा की धारा बेचैनी से अराजकता में बहने लगी। जिस क्षण गहन ऊर्जा की यह आभा उत्सर्जित हुई, सिकोंग डू, प्रशिक्षक की हुई और यहाँ तक कि फैंग यू के भाव भी बदल गए थे, क्योंकि गहन ऊर्जा की यह आभा इतनी दुर्जय थी कि यह निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी नवजात गहन अभ्यासी की थी। ये फैंग यू के लिए विशेष रूप से सच था, क्योंकि उसे वास्तव में अचानक एक प्रकार का दबाव महसूस हुआ। मेरी पहली चाल, हा हा। युनचे जोर से चिल्लाया, जैसे ही उसकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी और बाद की छवियों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ गई। उसकी दाहिनी मुट्ठी, गहन ऊर्जा से भरी हुई, सीधे फैंग यू की छाती पर लगी। उसकी मुट्ठी के पहुंचने से पहले ही दमघोंटू हवा का एक झोंका फैंग यू की ओर दौड़ चुका था। फैंग यू अपने दिल में थोड़ा चौंका और अब और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने झट से अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा एकत्र कर ली और तुरंत उसके सामने 2 मीटर लंबा हल्का पीला अवरोध बन गया। यह उनके कबीले का गहरा पृथ्वी अवरोधक था, जो उनके उपयोग से बना था परिवार की गहन कला। इसकी कठोरता की डिग्री के साथ
समान स्तर का कोई भी गहन अभ्यासकर्ता पहले एक ही वार में बाधा को नष्ट करने में सक्षम नहीं था। बूम! युनचे की मुट्ठी फैंग यू के प्रोफाउंड अर्थ बैरियर पर बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि उग्र गहन ऊर्जा हिंसक रूप से जारी हो गई। जो प्रचंड ध्वनि निकली, वह वास्तव में दो विशाल शिलाखंडों के टकराने के समान थी। युनचे के पैर के नीचे की जमीन का एक बड़ा हिस्सा तुरंत ढह गया। इस प्रचंड ध्वनि ने क्षेत्र के सभी मूक लोगों को लगभग चौंका दिया। मंच पर मौजूद युनचे को देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वे काफी देर तक अपने सदमे से उबर नहीं पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यह वास्तव में नवजात गहन क्षेत्र के एक गहन अभ्यासी की हड़ताल थी। फैंग यू के शरीर के सामने की बाधा तेजी से कांपने लगी और तेजी से फैलने वाली दरारों की रेखाएं एक के बाद एक दिखाई देने लगी। एक पल में पूरा बैरियर दरारों से भर गया और लगभग पूरी तरह ढहने वाला था। और इस समय युनचे की मुट्ठी में ताकत भी आखिरकार खत्म हो गई थी। युनचे ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और फैंग यू को देखा, जो जरा भी हिले बिना वहां खड़ा था, और लापरवाही से कहा, जैसा कि रक्षा में विशेषज्ञता वाली एक गहन तकनीक की अपेक्षा की जाती है, ये वास्तव में थोड़ा दिलचस्प है। अपने सामने गहरी पृथ्वी बाधा को देखकर, जो दरारों से ढकी हुई थी, फैंग यू का रंग बेहद बदसूरत हो गया। वह ये स्वीकार करने और विश्वास करने में असमर्थ था कि नवजात गहन क्षेत्र के एक गहन अभ्यासी के एक प्रहार से उसका गहन पृथ्वी अवरोध इस हद तक बर्बाद हो गया था। युनचे के शब्दों को सुनने के बाद वह मुश्किल से हंसा और उदास होकर बोला, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कमा का है। हालांकि यह मोटे तौर पर आपकी पूरी शक्ति होनी चाहिए, नहीं? अरे, आखिरकार यह गहन पृथ्वी अवरोध की केवल एक परत है। मैं एक ही समय में 3 परतें बना सकता हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैं करता हूँ। युनचे ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी पहली हड़ताल के लिए अपनी आधी ताकत का ही इस्तेमाल किया था, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आधा? हा 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 हा। फैंग यू ने तिरस्कार के साथ हंसते हुए कहा, ये सबसे मजेदार बात है जो मैंने पूरे दिन सुनी है। तब आप जितना चाहे हंस सकते हैं। युनचे ने एक कदम पीछे लिया और एक बार फिर अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से संरेखित किया। मेरी दूसरी चाल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही युनचे की आवाज धीमी हुई, उसके शरीर के बाहरी हिस्से पर लाल रंग की आग की एक परत अचानक भड़क उठी। जैसे ही आग की लपटें उठी, उसके शरीर के भीतर फीनिक्स का खून तेजी से जलने लगा। युनचे की गहन ऊर्जा की आभा अचानक बदल गई और भी अधिक हिंसक और उग्र हो गई। अग्निगुण गहन कला। उसके पास वास्तव में एक अग्निगुण गहन कला है। सिकोंडू ने आश्चर्यचकित होकर धीमी आवाज में कहा। ठीक इसी समय युनचे की दूसरी चाल हिंसक रूप से चली गई। यह अभी भी बिना किसी अलंकरण के केवल एक सादा मुक्का था। जैसे ही मुक्का मारा गया, ये समुद्र से निकलने वाले पानी के ड्रैगन की तरह था। उसके शरीर की गति का अनुसरण करते हुए ये बेजोड़ हिंसक गहन ऊर्जा और लाल रक्त लाल लपटों को लेकर फैंग यू की ओर बढ़ा। इस एक प्रहार की शक्ति से फैंग यू पर जो दबाव पड़ा, वह पिछले प्रहार की तुलना में 2 गुने से भी अधिक मजबूत था। फैंग यू के चेहरे के भाव अंततः बहुत बदल गए। इस पल में उसे सदमे में एहसास हुआ कि युनचे का पिछला दावा कि उसने पहले हमले में अपनी आधी ताकत का ही इस्तेमाल किया था, वास्तव में सच था। ट्रिपल प्रोफाउंड बैरियर। फैंग यू को अंततः पछतावा होने लगा। इससे पहले कि वह 3 चालों का समझौता घोषित करता, वह कैसे सोच सकता था कि युनचे, जो केवल नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर था, वास्तव में इस तरह की भयावह शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। इस समय वह थोड़ी सी भी शक्ति आरक्षित करने का साहस कैसे कर सकता था? एक धीमी गर्जना के साथ उसके पूरे शरीर के बाहरी हिस्से से एक पीली रोशनी निकली और एक ही पल में 3 गहरी पृथ्वी बाधाएं उसके शरीर के सामने लगातार प्रकट हुईं। बूम! जैसे कि यह नाजुक कांच था, पहला प्रोफाउंड अर्थ बैरियर सीधे टुकड़ों में टूट गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। बूम! दूसरा प्रोफाउंड अर्थ बैरियर पूरी तरह से टूट गया। फिर ये दरार से गिरना शुरू हुआ और उसी तरह नष्ट हो गया। बूम! युनचे की दाहिनी मुट्ठी तीसरे प्रोफाउंड अर्थ बैरियर पर जोर से गिरी और एक छोटे से ठहराव के बीच वह भी टूट गई। मुट्ठी जो सभी 3 गहरी पृथ्वी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े और एक धीमी आवाज के साथ सीधे फैंग यू की छाती से टकरा गए। फैंग यू का शरीर थोड़ा हिल गया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति हल्की पड़ गई, लेकिन वह फिर भी पीछे की ओर नहीं गया। युनचे द्वारा 3 गहन पृथ्वी बाधाओं को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वह अपनी अधिकांश गहन ऊर्जा को कम करने में भी कामयाब रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। फैंग यू ने जबरदस्ती ताजा खून निगल लिया जो उसके गले तक पहुंच गया था। उसके चेहरे का रंग कागज जैसा सफेद हो गया था। हालांकि वह अभी भी एक कदम पीछे नहीं हटा था, फिर भी बाधाओं की 3 परतों को भेदने के बाद भी युनचे का वह एक हमला बेहद हिंसक था और सीधे तौर पर उसे आंतरिक चोट पहुंचाई।
आसपास के सभी लोग अभी भी जमे हुए थे, विशेषकर सिकोन डू और प्रशिक्षक क्यूई, जो फैंग यू की ताकत को समझते थे। दोनों के चेहरे पर सदमे के भाव थे। एक हमले में लगातार 3 प्रोफाउंड अर्थ बैरियर्स को नष्ट करने के लिए। भले ही यह ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के 5वें रैंकर की पूरी ताकत के साथ किया गया हमला हो, फिर भी इसे हासिल करना अनिवार्य रूप से असंभव होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रशिक्षक किन उसे इतना महत्व देते थे। ये यूचे वास्तव में सिकोन डू को नहीं पता था कि अपने दिल के सदमे को शब्दों में कैसे बयां किया जाए। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि यूचे ने मूर्खता और आवेग के कारण 3 कदमों का समझौता स्वीकार नहीं किया था, बल्कि वास्तविक आत्मविश्वास के कारण ऐसा किया था। तथापि उसके हृदय की चिंता कम न हुई, क्योंकि 2 हमलों के बाद फैंग यू ने अभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था, और यह हमला जाहिर तौर पर यूचे की पूरी ताकत के साथ किया गया हमला था। फैंग यू को केवल ट्रिपल प्रोफाउंड बैरियर का उपयोग करके बचाव जारी रखने की आवश्यकता थी। यूचे द्वारा उसे हराने की संभावना बहुत कम थी। बुरा नहीं, वास्तव में बुरा नहीं। यूचे ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। उनकी वह अभिव्यक्ति बिल्कुल ताकतवर की कमजोरों की प्रशंसा करने जैसी थी, और इसने फैंग यू को लगभग खून फेंकने जैसा महसूस कराया। फिर तीसरी चाल। वाह! यूचे के चारों ओर हवा तेजी से घूम रही थी, और उसके शरीर के चारों ओर तेज रोशनी अचानक नाटकीय रूप से ऊपर उठी, जिससे उसका पूरा शरीर ढक गया। गर्मी से आग की लपटें निकली, जिससे आसपास के क्षेत्र का तापमान काफी बढ़ गया, और फैंग यू, जो यूचे के अपेक्षाकृत करीब था, ने अपने चेहरे पर जलन महसूस की। सिकोन डू के चेहरे के भाव फिर से तेजी से बदल गए, और फैंग यू इस हद तक बदसूरत हो गया कि ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी मरी हुई मक्खियों का ढेर खा लिया हो। अचानक उठती गहरी लपटों ने ये साबित कर दिया कि यूचे का हमला पहले था, अभी भी उसकी सीमा नहीं थी। उस छोटे से तैरते बादल शहर ने वास्तव में एक ऐसे असामान्य बच्चे को जन्म दिया। यूचे को देखते ही सिकोन डू का चेहरा सदमे से भर गया। हालांकि वह नवजात गहन क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत का उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए ये सीधे मध्य महल में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। फैंग यू की आंखें अफसोस के कारण लगभग पूरी तरह से नीली हो गई थी। मूल रूप से उसने 3 चालों के समझौते के माध्यम से एओयान को यूचे को नुकसान पहुंचाने में मदद करने की तैयारी की थी, लेकिन अब उसने व्यवहारिक रूप से अपनी कब्र खोद ली है। उन्होंने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से पहले कहा था, यदि वह हार गए तो भविष्य में जब भी वह यूचे को देखेंगे तो अपने हाथों पर चलेंगे। उसने ऐसा कुछ क्यों कहा? इसका एकमात्र कारण ये था कि उसने खुद के हारने की संभावना के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी यूचे का सामना करते हुए, जिसकी गहन शक्ति फिर से बढ़ गई थी, उसका दिल पसीज गया। यदि वह सचमुच हार गया, तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि यह कितना बड़ा अपमान और अपमान होगा। यदि केवल उनमें से 2 ही होते, तो वह अपने वादे से मुकर सकता था। हालांकि ये ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का सेंट्रल प्लाजा था, जो पूरी तरह से लोगों से भर गया था। यहाँ ये कार्यक्रम लंबे समय से दर्शकों की एक एक परत से घिरा हुआ था। साथ ही एल्डर क्यूई, सिकोन डू और किनवयू भी दूर से देख रहे थे। सभी व्यक्तिगत रूप से इस घटना को देख और सुन रहे थे। उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। पूरी ताकत से बाहर जाना ही एकमात्र विकल्प है। फैंग यू ने अपने दांत भींच लिए। भले ही यह गहन तकनीक स्थायी रूप से उसकी गहन ताकत को एक स्तर तक कम कर देगी, लेकिन यह उस बड़े अपमान को सहने से बेहतर था जो अन्यथा होता। तीसरी चाल। यूचे ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। हल्की सी ठोकर के साथ उसके पैरों के नीचे की चट्टानें तुरंत टूट गईं। यूचे का शरीर पहले ही ऊपर उठ चुका था। उसकी लौ से ढकी दाहिनी मुट्ठी मध्य हवा से नीचे गिर रही थी। फेंग यू के नवनिर्मित ट्रिपल प्रोफाउंड अवरोधों पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। बूम! यूचे की पूरी शक्ति से किए गए प्रहार के तहत पहला प्रोफाउंड अर्थ बैरियर बिल्कुल पतले कागज की तरह था और सिर्फ एक प्रहार से छेद कर दिया गया था। बूम! आधी सांस के छोटे से क्षण में दूसरा गहरा अवरोध भी सीधे टूट गया। फैंग यू का रंग बार बार बदलता रहा। उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा और खूनी धुंध का एक बड़ा क्षेत्र उगल दिया, जो पूरे आखिरी बैरियर पर फैल गया। इस विचित्र हरकत के कारण सिकोन डू एक पल के लिए ठिठक गया। इसके तुरंत बाद उसकी अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई और वह मन में बुदबुदाया, बकवास। ये फैंग यू केवल जीत के लिए वास्तव में अपरिवर्तनीय आत्मविनाश की ऐसी निश्चित तकनीक का उपयोग करने में संकोच नहीं करता था। गहरा रक्त अवरोध। फैंग यू की दबी हुई चिल्लाहट के बीच फैंग यू के शरीर की सारी गहन ऊर्जा बाधा की आखिरी परत में अनारक्षित रूप से प्रवाहित होने लगी। तुरंत ही उसके द्वारा छिड़के गए खून के कोहरे के बीच बैरियर वास्तव में एक भयावह लाल रंग में बदल गया। टकराना। यूचे की दाहिनी मुट्ठी आखिरी गहरी बाधा पर जोर से लगी।
फिर भी उत्सर्जित ध्वनि वास्तव में प्रभाव की एक धीमी ध्वनि थी। इसके बाद ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाया। बैरियर के पीछे फैंग यू का पीला चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में विकृत होने लगा। हा 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 हा। युनचे, आप जैसे एक नवजात गहन क्षेत्र अभ्यासी के साथ मेरी सुरक्षा को तोड़ना कैसे संभव हो सकता है? गहन शक्ति की यह बाधा मेरी सबसे शक्तिशाली गहन रक्त बाधा है। यहाँ तक कि अगर आप में से 10 भी थे तो इसे तोड़ने के बारे में सोचने की भी जहमत न उठाएं। आप पहले ही हार चुके हैं। बस तब तक इंतजार करें जब तक आपको ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को हमेशा के लिए छोड़ना न पड़े। हा 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 हा। प्रोफाउंड ब्लड बैरियर फैंग यू के कबीले की एक निश्चित तकनीक थी। जब उपयोग किया जाता है तो इसे उपयोगकर्ता के महत्वपूर्ण रक्त और भारी मात्रा में गहन ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता होगी और उपयोगकर्ता के जीवन काल और गहन शक्ति को स्थायी रूप से कम कर देगा। इसका उपयोग आमतौर पर केवल जीवन घातक परिस्थितियों में अपने जीवन की रक्षा के लिए किया जाता था। प्रोफाउंड ब्लड बैरियर को तैनात करने के बाद फैंग यू को पता था कि वह पहले ही जीत चुका है, लेकिन इसके लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए भले ही वह पागलों की तरह हंस रहा था, उसका दिल अफसोस, नाराजगी और अनिच्छा से भरा था। युनचे का प्रहार अपनी पूरी शक्ति से इस गहन रक्त अवरोध पर टूट पड़ा, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा फूट पड़ी। फिर भी वह गहन अवरोध को थोड़ा सा भी प्रभावित करने में असमर्थ था। उसने पहले अपनी भौहें सिकुड़ ली, फिर अपनी आंखें मूंद ली, क्योंकि सारी गहन ऊर्जा उसके शरीर में थी। ऐसा लग रहा था मानो वे बवंडर की तरह बहकर उसकी दाहिनी बाह में अतुलनीय उन्माद से भर रहे हों। गिर रहा है चांद, डूब रहा है तारा, दरार। युनचे के शरीर पर लगी आग की लपटें गायब हो गईं, जबकि उसकी दाहिनी बाह पर लगी लपटें तुरंत कई गुना अधिक ऊंची हो गईं। फैंग यू की उन्मत्त हंसी रुक गई और उसने बड़ी बड़ी आंखों से उस दरार को देखा जो उस बिंदु पर दिखाई देती थी जहां युनचे की दाहिनी मुट्ठी और गहरा रक्त अवरोध संपर्क में आया था। पुतलियों का एक जोड़ा सुई के छेद के आकार का हो गया। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोफाउंड ब्लड बैरियर पर दरारें क्यों दिखाई दे रही हैं? असंभव, यह एक भ्रम होना चाहिए। भ्रम, दरार, दरार, दरार। एक के बाद एक तेजी से उभरती दरारों की रेखाएं बिल्कुल स्टील की तलवारों की तरह थी जो फैंग यू के नाजुक दिल में घुस गईं। दरारों के फैलने की आवाज शैतान की धीमी आवाज की तरह थी जिसने उसके दिमाग को पतन के कगार पर खड़ा कर दिया था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।